कहानी की शुरुआत में हमें लिंगलैंड नाम की एक जगह दिखाई जाती है जो एक बड़ी सी दीवार से घिरी हुई थी। यहाँ के लोगों का मानना था कि ये दीवार ही उनके लिए भगवान है और कोई भी इस दीवार को पार नहीं कर सकता। लिंगलैंड में दो नेशंस थे। पहला था लूथर जो इंटेलिजेंस को सबसे ऊपर मानता था और दूसरा था रेका जिसके लिए ताकत ही सबसे ज्यादा जरूरी थी। यहाँ ब्राइहाइट नाम के ट्रांसफॉर्मिंग मशीन्स एग्जिस्ट करती हैं और इंसान बाइंड वार्पर्स का यूज करके इन ब्राइटर्स को ऑपरेट करते हैं। नॉर्मली हर महीने में एक बार बाइंड वार्पर का कंटेनर लिंगलैंड में गिरता था, लेकिन इस बार 2 कंटेनर्स लिंगलैंड में गिरे। इन कंटेनर्स को राहुको कहा जाता है और लोगों को ये मानना था कि ये कंटेनर्स दीवार से आते हैं जिसमें एक खजाना होता है। रेका का हेड ड्राइवर शू बेने ने लोकेट कर रहा था। एक राहुको लूथर की बाउंड्री के पास आ गिरता है जिसे रेका का जनरल बड़ी आसानी से अपने कब्जे में ले लेता है। काई के पास कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ब्राइहाइट था जिसमें अकेले 100 नॉर्मल ब्राइहाइट जितनी शक्ति थी। काई और शू एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और वो काफी अच्छे दोस्त भी है। कहानी तब इंटरेस्टिंग होती है जब दूसरा राहुको एक ही टेरिटरी के एज विलेन में जा गिरता है। इस विलेज की कंडीशन इतनी खराब थी कि लोगों को भरपेट खाना तक नहीं मिल पाता था। शू और उसकी असिस्टेंट रेन राहुको को ढूंढते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं। विलेज के लोगों को लगता है कि शायद इस कंटेनर में खाना है, जिसकी वजह से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो लोग कंटेनर को आग पे रख के उसे पकाना शुरू कर देते हैं और उसके आसपास नाचना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर शू और रेन को लगता है कि ये कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। इस गांव का सबसे बड़ा डरपोक लड़का बिट इस कंटेनर को जाकर खोलता है। कंटेनर खुलते ही उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है क्योंकि उसके अंदर ना तो खाना था और ना खजाना, बल्कि एक लड़का था जिसने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। अब सारे बच्चे उसे खाना समझ के उसे खाने की कोशिश करने लगते हैं। गांव के लोग उसे कपड़े पहनाते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम राहुको में कर क्या रहे थे? इस लड़के को कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि वो दीवार की दूसरी तरफ से आया है। ये सुनते ही शू के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि दीवार के उस तरफ भी कुछ हो सकता है। विलेजर्स उसकी बात पर हंसने लगे। शू बहुत इंटेलिजेंट और क्यूरियस टाइप का बंदा था और उसकी क्यूरियोसिटी देखकर उसकी असिस्टेंट को डर लगने लगा था। जैसे ही वो लड़का दीवार की तरफ जाने लगता है, रेन उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर एक गुंडा आ गया जो विलेजर्स से राहुको के ट्रेजर की डिमांड करने लगा। सारे गांव वाले एक साथ उस लड़के की तरफ इशारा करते हैं और उसे ही खजाना बताते हैं। उस गुंडे को तो इन सब की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वो गांव को जलाना शुरू कर देता है। एटली एजर विलेज की शेरिफ होने के नाते उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो गुंडा उस पर भी भारी पड़ जाता है। जब वो लड़का इन मशीन्स के बारे में पूछता है तब डॉक्टर सोला उसे सारी चीजें एक्सप्लेन करती है और ये भी बताती है कि ये मशीन्स लोगों के मॉरल्स और थॉट्स पर खुद भी बिल्ड कर सकती है और अगर कोई इंसान ब्राइहाइट के अंदर ही फाइट हार जाए तो उसी वक्त मर जाता है। ये सुनते ही वो लड़का दोबारा राहुको के अंदर भाग जाता है और एक बाइंड वार्पर के साथ बाहर निकलता है। बाइंड वार्पर की मदद से वो एक ब्राइहाइट में तब्दील हो जाता है। अब इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और वो गुंडा हार जाता है। लेकिन एक और बहुत अजीब सी चीज होती है और वो ये थी कि ब्राइहाइट के अंदर हारने के बावजूद वो गुंडा जिंदा था। हाँ, बस उसका वार्पर टूट गया था, पर जान है तो जान है, और वो दम दबाकर वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ शू की एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं रहता और उसकी एक्साइटमेंट को देखकर उसकी असिस्टेंट रेन की हालत खराब हो रही थी। उसे पता था कि शू की एक्साइटमेंट उन्हें बहुत बुरी तरह फंसाने वाली है। यहाँ ये सब उस लड़के का नाम देने की सोच रहे थे और ये लड़का सारे ढंग के नाम को छोड़कर अपने लिए सबसे अजीब सा नाम चुनता है जो है बैक एरो। एरो इन्हें बाय बोलकर दीवार की ओर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद ही उसे जोर से भूख लगने लगी। तभी वहां शू और रेन आ गए। शू एरो से बोला, वो दीवार जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा दूर और बड़ी है, तुम्हें वहां पहुंचने में महीनों लग जाएंगे। मैं उस दीवार को पार करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ दिन और एजर विलेज में रहकर मेरा वेट करना होगा। एरो के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उसकी ये शर्त भी मान लेता है। विलेजर्स को एरो उन्हें घर के बाहर सोते हुए मिलता है और बच्चे बताते हैं कि एक डरावनी लेडी इन्हें यहाँ छोड़कर गई है। शू और रेन रेका पहुंच जाते हैं जहाँ काई शू का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर शू को परेशान करने के बाद काई कहता है, तुम्हें वो दूसरा राहु को मिला है? नहीं। शू झूठ कह देता है, मुझे राहु को नहीं मिला, लेकिन मैं कल तक तुम्हें रिपोर्ट जरूर दे दूंगा। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ एरो को गांव में कोई खास पसंद नहीं करता क्योंकि सबको यही लगता है कि एरो उनके गांव के लिए खतरा है। यहाँ तक कि चीफ को भी एरो बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ एटली ही थी जो एरो का बचाव कर रही थी। चीफ के कहने पर एल्शा और बिट एरो को गाँव के बाहर लेकर आते हैं। एल्शा उससे कहती है, एजर गाँव पहले ही बहुत बुरी कंडीशन में है और अगर तुम यहाँ रहे तो शायद हमें और भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ एरो। हम तुम्हारे सफर के लिए खाना देंगे, पर तुम्हारे लिए हम अपने गांव को खतरे में नहीं डाल सकते। वो दोनों उसे खाना पानी देकर वहां से विदा कर देते हैं। हम देख पाते हैं कि जो इंसान राहु को लूटने के लिए आया था वो असल में लूथर के लिए काम करता है। लूथर की राजकुमारी फाइंड बहुत शांत और प्यारे स्वभाव की थी। वो सभी लोगों के बीच अमन और शांति चाहती थी। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ब्राइहाइट में हारने के बावजूद वो इंसान जिंदा बच गया है, उन्हें लगा कि शायद अब लोगों को एक दूसरे की जान न लेनी पड़े, इसलिए वो अपने मिनिस्टर से एरो को लूथर में लाने के लिए कहती है। फाइन चाहते थे कि ये सब कुछ आराम से और बिना किसी जोर दबस्ती के हो जाए, लेकिन लूथर के सेक्रेटरी पीच राजकुमारी के सामने रौब जमाने के लिए जिम्मा अपने ऊपर ले लेता है। वो आई की टेरिटरी के प्रेसिडेंट से बात करता है
और उन्हें ऑर्डर देता है मुझे किसी भी हालत में वो इंसान चाहिए, फिर चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारे सारे गांव को खत्म क्यों ना करना पड़े। राजकुमारी वॉर के खिलाफ है लेकिन हम नहीं। कमांडर टायरॉन सोल्जर्स के साथ एजर विलेज पहुंच जाता है। टायरॉन काफी संकी आदमी था जिसे खून खराबा देखने में काफी मजा आता था। देखो, अगर तुम लोग मुझे चुपचाप बता दोगे कि राहुको से निकला हुआ इंसान कहाँ है तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, वरना मुझे तुम्हारे गांव की तलाशी लेनी होगी। एल्शा उसे बताती है वो इंसान गांव से जा चुका है। जिसके बाद प्रेसिडेंट टायरॉन को ऑर्डर देता है कि वो एजर को आईकी के नक्शे से ही गायब कर दे। टायरॉन ब्राइट की मदद से विलेज को तबाह करने लगता है। एटली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन टायरॉन उसे ही पीटने लगा। तभी एल्शा राहुको में वार्पर ढूंढने की कोशिश करती है और किस्मत से उसे एक वार्पर मिल भी जाता है। वो पहनते हुए एल्शा कहती है एरो को जाने के लिए मैंने कहा था, इसलिए गांव को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्योंकि एल्शा पहली बार ब्राइट को कंट्रोल कर रही थी इसलिए उसे मशीन को कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही थी। जमीन पर पैर रखते ही वो जमीन के अंदर चली जाती है। इससे पहले कि टायरॉन एटली को ब्राइट के अंदर ही खत्म कर देता, एटली अपने वार्पर उतार देती है। बिट अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूदने चला जाता है लेकिन अचानक तभी कुएं से एरो बाहर निकलता है। एरो बिट को बताता है असल में शू ने मुझे गांव के बाहर खड़े रहने के लिए कहा था और तब से मैं इसलिए कुएं में रह रहा था। जैसे एरो को गांव की हालत के बारे में पता चलता है वो तुरंत टायरो को रोकने के लिए चला जाता है। एरो टायरॉन को हराने में कामयाब हो गया लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बरहट के अंदर हारने से बावजूद टायरॉन जिंदा था। दूसरी तरफ शू लाइब्रेरी से राहुको में मिलने के लिए कुछ बहुत सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स को खोज निकालता है। वहां पर उसे एक पुराना लेटर भी मिला। उस लेटर में लिखा था जो इंसान दीवार के उस तरफ से आएगा वो एज पर ही सोएगा। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसे रियलाइज होता है एजर विलेज माउंटेन के एज पर है और दीवार के पास से आया हुआ इंसान भी एज पर रहेगा। तो इसका मतलब एरो का एजर विलेज में गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये पहले से ही तय था। अब एल्शा बाहर आ जाती है लेकिन वो अपने साथ साथ पूरा का पूरा वॉरशिप भी बाहर ले आई। टायरॉन वहां से भागने लगा लेकिन बिट उसे पकड़ लेता है। रेका एम्परर काई से पूछता है क्या तुम जानते हो कि शू दूसरे राहुको के पीछे क्यों गया था? उससे कह दो कि मैं उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो सीधे शू के पास आ जाता है। वहां उसे रैन के एरो के बारे में पता चला। वो शू को समझाने की कोशिश करता है हम दोनों ने यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ ऐसे कई लोग हैं जिन्हें तुम्हारे यहाँ पर होने से काफी खुशी होगी। मुझे पता है तुम मिनिस्टर की बात कर रहे हो, चिंता मत करो, मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। मैं जल्दी एम्परर को रिपोर्ट दे दूंगा। एजर गांव वॉरशिप के बाहर आने की वजह से पूरी तरह खत्म हो गया था। अब विलेजर्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी और इसके लिए विलेज चीफ एरो को जिम्मेदार मान रहे थे। टायरॉन बिट को अपनी बातों में फंसा लेता है और बिट तो बेवकूफ था ही। टायरॉन विलेज चीफ को ये दिखा देता है कि अगर ये एरो को आई की टेरिटरी के हवाले कर देंगे तो इन्हें एक नया और बेहतर गांव दिया जाएगा। इस बात को खुद आई की टेरिटरी का प्रेसिडेंट भी कंफर्म कर देता है। जब एरो सो रहा था तो वो सब उसका वॉर पर लेकर कैद कर लेते हैं। एरो नींद में ही पूछता है क्या तुम सब दोबारा मुझे खाने के प्लान बना रहे हो? एल्शा जवाब देती है नहीं, हम तुम्हें नए विलेज के बदले में प्रेसिडेंट के हवाले कर रहे हैं। रात में जब बिट एरो की पहरेदारी कर रहा था तब एटली बिट को धमका कर एरो को छोड़ने के लिए कहती है। तभी वहाँ एल्शा आ जाती है। एटली एल्शा को समझाने की कोशिश करती है हम टायरॉन पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उसने पहले भी हमें मारने की कोशिश करी है और हम नए गांव के लालच में उसी इंसान की बलि दे रहे हैं जिसने हमारी जान बचाई थी। एल्शा जवाब में कहती है हम प्रेसिडेंट के खिलाफ नहीं जा सकते और अगर एक इंसान के बदले में इतने सारे लोगों की जान बच रही है तो इसमें हर्जी क्या है? माहौल बिगड़ता देखकर एरो खुद ही बोल पड़ा चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा क्योंकि अगर मैं भाग गया तो सारा ब्लेम एटली पर आ जाएगा। मैं दीवार की दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ पर इसके लिए मैं किसी को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। अगले दिन ये सब वॉरशिप के सवार होकर प्रेसिडेंट की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं जहां प्रेसिडेंट पहले से ही इनका वेट कर रहा था। टायरॉन एरो और उसके बाइंड वार्पर को प्रेसिडेंट के हवाले कर देता है। प्रेसिडेंट उन्हें उन सबका नया गांव दिखाते हुए कहता है इस विलेज तक जाने के लिए तुम लोगों को बस ये पहाड़ पार करना होगा। बिट समझ जाता है कि एटली उससे नफरत करती है इसलिए वो टायरॉन से मिलिट्री ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करता है। जब वॉरशिप जाने लगती है तब टायरॉन बिट को एक लीवर खींचकर अपने साथियों को सैल्यूट देने के लिए कहता है लेकिन जैसे ही बिट रस्सी खींचता है उसे रियलाइज होता है कि ये एक बॉम्ब थ्रोअर था। वो पूरी जगह लैंड माइन से घिरी हुई थी और प्रेसिडेंट एक इशारा करने पर लैंड माइन ब्लास्ट होने लगते हैं और वॉरशिप चट्टानों के बीच दबने लगती है। बिट प्रेसिडेंट से पूछता है यह आपने क्या किया? वो सारे लोग मारे जाएंगे, हमें ऐसा करना होगा क्योंकि अगर लूथर और रेका को इस वॉरशिप के बारे में पता चल गया तो वो इस पर कब्जा करने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर हमने उनमें से किसी एक को भी शिप नहीं दिया तो दूसरा किंगडम हमें खत्म कर देगा। बिट को समझ आ गया कि उसे कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है। अपनी गलती को सुधारने के लिए वो पहली बार अपनी जान खतरे में डालकर प्रेसिडेंट से एरो का बाइंड वार पर छीन कर एरो की तरफ फेंक देता है। एरो मुझे पता है हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है लेकिन इस वक्त तुम ही हो जो इनकी जान बचा सकते हो, प्लीज हमारी मदद करो एरो। एरो ट्रांसफॉर्म होते ही बिट को ब्राइट हेड के कंटेनर में डालकर सीधा वॉरशिप के पास पहुंच जाता है। वो किसी तरह एल्शा के हौसला बढ़ाता है जिसकी वजह से एल्शा शिप को मलबे से बाहर निकाल लेती है। ये देखकर टायरॉन उन्हें रोकने के लिए चला जाता है लेकिन इस बार एटली ने ठान लिया था कि वो खुद ही टायरॉन से अपना हिसाब चुका करेगी।
शुरू में देखने से ये लग रहा था कि टायरॉन एटली पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन आखिर में एटली उसकी अच्छी खासी पिटाई कर देती है। चिंता मत करो टायरॉन, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगी। जिसके बाद एरो टायरॉन को हरा देता है, जिसकी वजह से उसका वार पर भी टूट जाता है और वो जिंदा बच जाता है। फिर प्रेसिडेंट अपनी हार एक्सेप्ट कर लेता है और इनसे रिक्वेस्ट करता है कि ये लोग इन्हें छोड़कर चले जाएं। एजर गांव की रिक्वेस्ट को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया जाता है और वो सब शिप के साथ यहाँ से निकल जाते हैं। शू रेका एम्परर के सामने रहू को और एरो के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन एम्परर बिना उसकी पूरी बात सुने एरो को खत्म करने का ऑर्डर दे दिया, जिसे सुनने के बाद शू खुद ही ये काम अपने जिम्मे ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम शू और काई का बचपन देखते हैं। बचपन में इनके विलेज ने इन्हें टैक्सेस पे करने के बदले में रेका के हवाले कर दिया था। इन दोनों का बचपन काफी मुश्किल भरा था, लेकिन शायद वही वजह थी कि इसकी वजह से ये दोनों आज इस पोजीशन तक पहुंच पाए। इन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि साथ में मिलकर खुद को साबित करेंगे और रेका को एक बेहतर जगह बनाएंगे। प्रेजेंट टाइम में काई शू से कह रहा होता है, शू मुझे भी अपने साथ चलने दो, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं सब संभाल लूंगा। जिस पे शू उसे जवाब देता है, चिंता मत करो मेरे दोस्त, मुझे कुछ नहीं होगा। वैसे भी अगर तुम्हें साथ ले गया तो प्राइम मिनिस्टर सारा क्रेडिट तुम्हें दे देंगे। मैं खुद को प्रूफ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अकेले जाऊंगा। मैंने अपनी मदद के लिए और भी 4 लोगों को बुलाया है। अगले सीन में हम उन्हीं 4 ब्राइट हाइट्स को देखते हैं जिनकी बात शो कर रहा था। ये चारों न्यूट्रल जोन में लूथर की बाउंड्री पर अटैक कर देते हैं। इन्हें फेन कहा जाता था। ये बेहद बेरहम और क्रूर थे, जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। ये चारों इतने पावरफुल है कि 5 मिनट के अंदर 6 ब्राइट हाइट्स और सारी मशीनरीज को तबाह कर सकते हैं। डॉक्टर सोला, एटली और एल्शा एरो को न्यूट्रल जोन के बारे में बता रहे थे। न्यूट्रल जोन इसलिए बनाया गया था ताकि ट्रेडर्स बिना किसी दिक्कत के ट्रैवल कर सके। ये एरिया ना ही रेका का पार्ट था और ना ही लूथर का, इसलिए दोनों को इस पार्ट में अटैक करने की इजाजत नहीं थी। वो सब प्लान बनाते हैं कि न्यूट्रल जोन से होते हुए वॉल तक जाएंगे, लेकिन तभी उन पर एक रेका की आर्मी हमला कर देती है। एल्शा वॉरशिप को आगे ले जाने लगती है, लेकिन फ्रेंड्स वहां आकर वॉरशिप को रोक देता है। एरो और एटली उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत बुरी तरह मार खाते हैं। अब क्योंकि वॉरशिप चल नहीं रही थी, इसलिए एल्शा भी उनकी मदद करने जाती है, लेकिन क्योंकि उसे भी ब्राइट कंट्रोल करने से ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो उनकी कुछ खास मदद नहीं कर पाती। फिएंड्स इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तुम नौसिको को क्या लगा, तुम हमसे जीत जाओगे? तुम हमसे कभी नहीं जीत सकते। ये देखकर एरो को भी गुस्सा आ जाता है। तुमने मुझे अंडर एस्टिमेट करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। एरो अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है और हर क्लोन उसके ही जितना ताकतवर था। देखते ही देखते ये क्लोन्स फ्रेंड्स को हरा देते हैं। रैन और शू पहली बार कुछ ऐसा देख रहे थे। रैन को अपनी आंखों में भरोसा नहीं होता। तब शू बताता है, एक इंसान एक कन्विक्शन के साथ ही एक ब्राइट बना सकता है, पर अगर उसकी कोई कन्विक्शन ही ना हो तो उसके ऊपर ये लिमिट लागू नहीं होती। रैन डर जाती है कि कहीं शू दोबारा एरो में इंटरेस्टेड ना हो जाए, इसलिए वो आर्मी को अटैक करने का ऑर्डर दे देती है। रेका की आर्मी काफी ज्यादा बड़ी थी और अब एरो में भी इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो दोबारा इतने सारे क्लोन्स बना सके, लेकिन शू आर्मी के सारे वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो रैन को बाइक में लॉक करके अपने साथ एरो के पास ले जाता है। वहाँ वो खुद को एजर विलेज के सामने सरेंडर कर देता है। हैरान मत हो एरो, मैं बस देखना चाहता था कि मैं सही आदमी की मदद कर रहा हूँ या नहीं, और मुझे यकीन है कि तुम में इंटरेस्ट लेके मैंने कुछ गलत नहीं किया। रैन हैरानी में उससे पूछती है, सर शू आप हमें धोखा नहीं दे सकते। क्या आप जनरल काई को भी सिर्फ अपने मतलब के लिए यूज कर रहे थे? रैन, अब तुम्हारी ड्यूटी बनती है कि तुम रेका को मेरे बेटरवेल के बारे में रिपोर्ट करो। नहीं, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपसे फाइट करूं, लेकिन कोई भी वेपन न होने की वजह से और सारे वारपर टूट जाने की वजह से फेंड आर्मी रैन को लेकर वहां से वापस चले जाते हैं। रैन रेका पहुंचती है जहां हमेशा की तरह काई शू का इंतजार कर रहा था। रैन आंसू भरी आंखों के साथ बताती है कि शू ने हमें धोखा दिया है। हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं जहां रेका आर्मी राहुको को ढूंढ रही होती है। काई और शू तब स्लेव हुआ करते थे और इन्हें भी राहु को ढूंढने के लिए भेजा गया था। शू अपनी कैलकुलेशन से काई को रोकुता की लैंडिंग की करेक्ट लोकेशन बता देता है और ये दोनों अकेले ही उसकी तरफ निकल जाते हैं ताकि ये रेका के सामने खुद को साबित कर सके। जैसे ये दोनों राहु को तक पहुंचते हैं, उसी वक्त लुटेरे भी वहां आ गए। काई अकेले उन सारे लुटेरों को खत्म कर देता है। तभी प्राइम मिनिस्टर ताई वहां आ जाते हैं, लेकिन उसकी काबिलियत को नजरअंदाज करते हुए ताई ने उन दोनों को मारने का ऑर्डर दे दिया। तुम स्लेव्स हो, तुम्हारी जिंदगी रेका के लिए कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारा जिंदा रहना हमारे किसी काम का नहीं है। इसी बीच काई को बचाने की कोशिश में शू को भी काफी चोट लगी, लेकिन तभी वहां रेका एम्परर जेत्सु डायान आ गया। वो इन दोनों की तारीफ करते हैं और इन दोनों से नाम पूछने लगते हैं। प्रेजेंट टाइम में काई डिसाइड करता है कि वो खुद शू से बात करके उसे वापस लाएगा। दूसरी तरफ शू शिप की लाइट्स और एसी जैसी टेक्नोलॉजीज को डिस्कवर कर रहा था। तभी इनके सामने काई दिखाई देता है, जो बहुत ही आसानी से शिप को रोक देता है। इसी के साथ एल्शा को भी वो शिप से अलग कर देता है। शू के वॉर्न करने पर भी एरो काई को रोकने चला जाता है, लेकिन काई को हरा पाना लगभग नामुमकिन था। सिचुएशन को खराब होते हुए देख शू खुद काई से बात करने की रिक्वेस्ट करता है। एजर चीफ कहते हैं, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे और एरो की वजह से हो रहा है। तुम दोनों हमारे लिए एक श्राप हो। श्राप, चले जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। जिस पर शू उसे जवाब देता है, अगर मैं और एरो यहाँ से चले गए तो आपको भी नहीं बचा पाएंगे। जिस पल आपने अपना विलेज छोड़ा, उसी पल से आपकी पूरी किस्मत बदल गई थी।
अगर काई को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। डॉक्टर 16 इसके हाथ खोल दीजिए। शू काई से बात करने के लिए जाता है और इतनी मारामारी के बाद वो दोनों बहुत आराम से बेस्ट फ्रेंड की तरह बैठकर बात करना शुरू कर देते हैं। काई शू से सवाल करता है, शू क्या तुम सच में रेखा को छोड़ रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमने वादा किया था हम साथ मिलकर रेखा को बैठकर जगह बनाएंगे। फिर कहते हुए अपने हाथ का निशान भी दिखाता है। मुझे पता है कि तुम्हें आज भी हमारा प्रॉमिस याद है। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ काई भी अपने हाथ पर वैसा ही कट लगा देता है जैसा शू को काई को बचाते वक्त लगा था। तभी उन्होंने इस मार्क को निशानी मानते हुए एक प्रॉमिस किया था। शू अपना हाथ दिखाता है लेकिन उसके हाथ पर कोई भी निशान नहीं था। माफ करना पर मेरे हाथ से शायद ये निशान मिट चुका है। शायद मेरी स्किन बहुत जल्दी हील हो जाती है। शू मुझे सीधा जवाब चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगे या नहीं? नहीं काई, तुम रेखा को बचाना चाहते हो, मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे एरो की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। अगर यही तुम्हारा फैसला है तो यही सही। मुझे देशद्रोह के इल्ज़ाम में तुम्हारी जान लेनी होगी। ये कहकर वो शू की तरफ बढ़ने लगता है। मेरी स्वॉर्ड सिर्फ उस पर ही उठती है जो इसके लायक हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुझे तुम्हारे लिए उठानी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही वो अपनी तलवार उठाता है एरो उसके सामने आ जाता है। काई और एरो दोनों फाइट के लिए तैयार थे, लेकिन तभी शू काई को वार्न करता है, काई अगर तुम भी वापस नहीं गए तो मैं शिप के जरिए कैपिटल पर अटैक कर दूंगा। कि नामुमकिन है शू, तुम्हें पता है ना कि हम कैपिटल से कितनी ज़्यादा दूर हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो खुद देख लो। ये कहते हुए शू शिप के जरिए 2 अटैक करवाता है और उसी वक्त रैन काई को बताते हैं कि कैपिटल में 2 ब्लास्ट हुए हैं। काई कभी भी बेकसूर लोगों की जान खतरे में नहीं डालता और ये बात शू को अच्छे से पता थी। काई को मजबूरन वापस लौटना पड़ा। लौटने से पहले वो शू से कहता है, शू बी, आज से मेरे सबसे बड़े दुश्मन तुम हो। काई के जाने के बाद शू अपने हाथ से एक पट्टी निकालता है। असल में उसने अपने हाथ के निशान को छुपा लिया था ताकि काई को यकीन ना हो जाए कि शू को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। और जो अटैक्स कैपिटल में हुए थे वो शू ने एडवांस में ही प्लान कर रखे थे ताकि वो वक्त आने पर उन्हें इस्तेमाल कर सके। ताए जुत्सु से काई की चुगली कर देता है। सर काई ना तो शू को वापस ला पाया और ना उसे खत्म कर पाया। जेत्सु ऑर्डर देते हैं काई को फिलहाल कोई भी मिशन नहीं दिया जाएगा और वो खुद को और डिसिप्लिन बनाने की कोशिश करे। दूसरी तरफ काई और रैन दोनों ही शू से नफरत करने लगे थे और अब रैन काई को असिस्ट कर रही थी। रेखा की आर्मी इन पर नजर रखे हुए थी। शू बताता है, ये नॉर्थ के जनरल बाइटोटात्सु हैं। फिलहाल तो ये हम पर हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग इस वक्त न्यूट्रल जोन में हैं। न्यूट्रल जोन में अटैक करना रेखा और लूथर के बीच हुई ट्रीटी के खिलाफ था, लेकिन जेत्सु किसी भी कीमत पर हमें एलिमिनेट करना चाहता है। इसलिए चांसेस है कि वो ट्रीटी के खिलाफ जाकर हम पर अटैक कर दे। हमें जल्द से जल्द वॉल तक पहुंचना होगा। शिप अब दीवार के काफी नजदीक थी। तभी बच्चे वहां आ जाते हैं। क्या एटली और एल्शा यहाँ हैं? विलेजर्स को उनसे कुछ बात करनी थी। हम में से ज्यादातर लोग वॉल तोड़कर बाहर नहीं जाना चाहते। अगर हम वॉल के दूसरी तरफ गए तो हम शापित हो जाएंगे। एल्सा उन्हें समझाने की कोशिश करती है। चीफ, आप समझने की कोशिश कीजिए। एजर विलेज खत्म हो गया है और हमारे पास लौटने के लिए और कोई जगह नहीं है। तभी पीछे से बच्चे बोल पड़ते हैं, हमें यहीं रहना है, हम एल्शा और एटली के साथ ही रहेंगे। चीफ एल्शा से कहता है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी तो आज से तुम चीफ हो। एक बार और सोच लो एल्शा, तुम लोगों का फैसला इन बच्चों की जान दांव पर लगा सकता है। चीफ, हमें नहीं पता कि हम शापित होंगे या नहीं। वही तो हम भी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता दीवार के उस पर जाने का क्या अंजाम होगा। सीन शिफ्ट होता है और हम वॉल्स्टन को प्रिंसेस फाइन के सामने खड़ा देखते हैं। प्रिंसेस को पता चल गया था कि वॉल्स्टन बच्चों पर एक्सपेरिमेंट्स करता है। फाइन एक बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान थी। वॉल्स्टन से सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन फाइन इसे ऑर्डर कर देती है कि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे। वॉल्स्टन प्रिंसेस के बारे में भला बुरा कहता है और वहां से चला जाता है। तभी उसके सामने कमांडर प्रैक्स आ जाती है और सीधा उसका एक हाथ काट डालती है। शुक्र मानो मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ काटा है। प्रिंसेस को फजूल का खून खराबा वैसे भी पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। पीच और बैरन प्रैक्स को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे वॉल्स्टन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्रैक्स उनसे कहती है, ठीक है तो क्या होगा अगर मैं उन्हें ढूंढूं जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करने का ऑर्डर दिया। ये सुनते ही उन दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वैसे वो वारशिप हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है। पीच बताता है, असल में प्रिंसेस चाहती है कि वॉरशिप को बिना किसी अटैक और लड़ाई के लूथर आ जाए। तो फिर ठीक है, ये काम मैं खुद करूंगी। वॉरशिप वॉल तक पहुंच जाती है, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद एरो और एटली वॉल पर एक खरोच भी नहीं ला पाते। दूसरी तरफ रैन शू के खिलाफ सबूत ढूंढ रही थी। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसे शू की कही कुछ बात याद आ गई और वो सीधा एक रूम में पहुंच जाती है जहां उसे वो बॉम्ब मिल जाता है जो शू ने पहले से ही प्लेस किया हुआ था। बाई शिप पर अटैक करने के लिए टाई की परमिशन मांगता है, लेकिन टाई उसे साफ मना कर देता है। तुम शायद ट्रीटी के बारे में भूल गए हो। अगर हमने न्यूट्रल जोन में उस पर अटैक किया तो रेखा और लूथर के बीच जंग छिड़ जाएगी। जब तक एम्परर नहीं आ जाते हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। बाई को इसकी बात माननी पड़ी। शू कैनन्स की मदद से वॉल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। तभी वॉल से जायंट एयर एग्जॉस्ट निकलने लगा और वो इतना पावरफुल था कि शिप को ही पीछे ढकेलने लगा। शिप एल्शा के कंट्रोल से बाहर हो जाई और सीधे रेखा की बाउंड्री में जाने लगी। जैसे ही शिप का कुछ हिस्सा रेखा में एंटर करता है, बाई तुरंत उस पर हमला कर देता है। एटली किसी तरह उन्हें शिप के अंदर जाने से रोक रही थी। बाई एरो पर अटैक कर रहा था, लेकिन एरो के ब्राइड हाइट पर उसे अटैक का कोई भी असर नहीं हुआ क्योंकि एरो का ब्राइड हाइट कन्विक्शन लेस था। सिंपल भाषा में एरो के पास स्पेशल एबिलिटीज थी जो उसे बाकी ब्राइड हाइट से अलग बनाती थी। इसके बावजूद बाई एरो को संभालने का मौका नहीं दे रहा था। तभी वहां पर प्रैक्स आ जाती है। प्रैक्स के पास फ्लाइंग ब्राइड हाइट था। इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था।
भाई प्रैक्स से कहता है, तुम इस वक्त रेका की बाउंड्री में हो, जो ट्रीटी के सरासर खिलाफ है। क्या लूथर वॉर स्टार्ट करना चाहता है? शू प्रैक्स को डिफेंड करता है, जनरल भाई आप भूल रहे हैं कि ट्रीटी में एयर स्पेस के बारे में कुछ भी नहीं किया गया था। ट्रीटी में सिर्फ लैंड के लिए रूल्स बनाए गए हैं। लूथर के पास एक फ्लाइंग ब्राइड भी है जिसे उसने आज तक सीक्रेट बना रखा था ताकि वो ट्रीटी के कमियों का फायदा उठा सके। प्रैक्स भाई को उठाकर बॉर्डर के पास छोड़ देता है। इस बीच एल्शा को इतना वक्त मिल गया कि वो वापस शिप को न्यूट्रल जोन में ला सके। न्यूट्रल जोन में जाने के बाद रेका आर्मी कुछ भी नहीं कर पाती। प्रैक्स ने राजकुमारी की तरफ से लूथर में गेस्ट इनवाइट करती है। क्योंकि चीफ ने एल्शा को एजर का नया चीफ बना दिया था, इसलिए एल्शा विलेजर ने सुरक्षित मद्देनजर रखते हुए लूथर का इन्वेंशन एक्सेप्ट कर लेती है। एरो साफ मना कर देता है। बात तो दीवार की दूसरी तरफ जाने की हुई थी, लेकिन एरो और वादे विलेजर शिप छोड़ना चाहते थे और रेका भी हम पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा था। तो फिर ठीक है, एक डील करते हैं। तुम विलेजर्स को प्रोटेक्ट करोगी और मैं दीवार तोड़ने की कोशिश करूंगा। थोड़ी कोशिश के बाद एल्शा और प्रैक्स दोनों इस बात पर राजी हो गए। प्रैक्स एरो से कहती है, आपको यहाँ छोड़कर जाना मेरे लिए काफी अफसोस की बात है, क्योंकि राजकुमारी खासकर आपसे मिलना चाहती थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपको लेने जरूर आऊंगी। शायद तब मैं आपको अपने साथ ले जाने के लिए राजी कर सकूं। इतने बड़े शिप को लंबे वक्त तक कंट्रोल करने की वजह से एल्शा काफी ज्यादा थक गई थी और उसके लिए शिप को मूव करना भी मुश्किल होता जा रहा था। शू शिप की रेजिडुअल कन्विक्शन सिस्टम को यूज करके शिप को बिना एल्शा के मूव करने में कामयाब हो जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए, अब शिप एल्शा के कन्विक्शन के बेस पर खुद ब खुद मूव होती रहेगी। वो काफी थक गई थी और इसलिए उसे आराम करने के लिए छोड़कर ये सब शिप को एक्सप्लोर करने लगते हैं। ये शिप जितनी बड़ी थी इसमें उतनी ही ज्यादा चीजें थी, जैसे कि खाना पीना, गन्स और भी बहुत कुछ। एक तरह से ये शिप अपने का घर बन गई थी। दूसरी तरफ काई खुद को जेल में बंद करके अपनी हार के लिए खुद को पनिश कर रहा था। वो इस पनिशमेंट को अपनी कन्विक्शन को और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। रेन उसे समझाने की कोशिश करती है, जनरल काई आपको खुद पर इतनी सख्ती बरतने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन तभी वहाँ डिफेंस मिनिस्टर क्यों आ जाता है। क्यों बताता है, एम्पर किसी काम से बाहर गए हुए हैं और इस वक्त कैपिटल की सारी भागदौड़ प्राइम मिनिस्टर टाई के हाथ में है। टाई ने मुझे ऑर्डर दिया है कि रेन को 3 दिन के बाद पनिश किया जाएगा, क्योंकि शू को असिस्ट करने के बावजूद तुम्हें उसके प्लान की भनक तक नहीं पड़ी। रेन, तुम अगले 3 दिन तक टाउन में जो चाहे वो कर सकती हो। और हाँ, अब मैं हेड डिवाइडर भी हूँ। वॉरशिप अब लूटो का एरिया पार करने लगती है। इस एरिया का नाम वॉल्स्टन प्रोविजन था और लूटो ने इसे टैक्सेस के बदले सेल्फ गवर्न करने की इजाजत दी थी। एल्शा बेटर फील कर रही थी, इसलिए वो दोबारा शिप को कंट्रोल करने लगती है। अचानक शिप के आगे एक बच्चा आकर खड़ा होता है। शिप को रोक दो वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। एल्शा शिप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े शिप को इतने कम वक्त में रोक पाना नामुमकिन था। एरो वक्त रहते उस बच्चे को शिप के सामने से हटा देता है। इस बच्चे का नाम क्लॉय था। क्लॉय इन्हें प्रिटी फार्म बॉय लेकर जाता है, जहाँ कई सारे सुंदर सुंदर लड़के हथियारों के साथ पहरेदारी कर रहे थे। ये लोग अपने साथ उनके लिए काफी सारा खाना भी लेकर गए थे, जिसे देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। क्लॉय बताता है, वॉल्स्टन ने हमें स्लेव बनाकर रखा हुआ है। हमारे ऊपर बहुत ही दर्दनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। एक दिन मैंने ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स के दौरान गोटे के साथ मिलकर गार्ड्स को खुद ही छुड़ाकर 2 बाइंड वार्पर्स उठा लिए थे, जिसकी मदद से हम बाकी बच्चों को लेकर वहां से भाग गए। इसके बाद अपने अपनी प्रिटी बॉय फार्म को ही अपना घर बना लिया, क्योंकि यहीं पर हमारा गांव हुआ करता था। और जब हमने वॉरशिप को आते देखा तो हमने लगा कि ये वॉरशिप वॉल्स्टन का है, इसलिए मैं उसे रोकने चला गया। तभी वॉल्स्टन अपने आदमियों के साथ इन पर अटैक करने आ जाता है। एरो की झटके में वॉल्स्टन उसके लोगों को वहां से भगा देता है। अगले दिन एरो बिट और शू के साथ वॉल्स्टन के ऑफिस जाता है, जहां वॉल्स्टन अपनी प्रोविनेंस के सभी वाइंड वार्पर को इकट्ठा कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है और वॉल्स्टन एरो बिट और शू के साथ प्रिटी बॉय फार्म के बाहर खड़ा हुआ था। वो अनाउंस करता है, अब एरो हमारे साथ है। अच्छा हो कि तुम लोग चुपचाप हमारे साथ वापस चलो, ताकि मैं दोबारा तुम पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकूं। सबको लगता है कि एरो ने इन्हें धोखा दिया था। वो बताता है, वॉल्स्टन ने हमें वादा किया था कि अगर हम इसका साथ देंगे तो ये हमें लूटो के मैप दे देगा, और मेरे लिए फिलहाल मैप इन बच्चों से ज्यादा जरूरी है। क्लॉय और गोट इनके सारे वार्पर्स देख जाते हैं। वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, जिसके दौरान उन्हें डर तो काफी लग रहा था, लेकिन इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। हार मानना इनके लिए नामुमकिन था। क्लॉय अकेले बाहर आ जाता है और एरो को चैलेंज कर देता है, जिसके बाद इन दोनों में फाइट शुरू हो गई। फाइट के दौरान क्लॉय ने स्मोक रिलीज कर दिया, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा था। मौके का फायदा उठाकर क्लॉय एरो मारना शुरू कर देता है और इसके साथ ही वॉल्स्टन के लोगों को सारे बाइंड वार्पर्स छीन लेते हैं। बच्चों को वार्पर्स मिलते ही एरो भी फाइट करने से मना कर देता है। वॉल्स्टन एरो को लड़ने का ऑर्डर देता है, अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं तुम्हें लूटो का मैप नहीं दूंगा। शू पीछे से कहता है, तुम शायद बोल रहे हो कि तुम्हारे ऑफिस में लूटो का मैप लगा हुआ था और मैंने वो मैप अच्छे से याद कर लिया है। एरो कहता है, मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं बच्चों को अंदर से निकाल सकूं। क्लॉय कहता है कि अब वही लड़ाई खुद लड़ सकता है और अब उसे किसी का डर नहीं था। जिसके बाद एरो और उसके साथी इन्हें बाय बोलकर वहां से निकल जाते हैं। विलेजर्स प्रैक्स के साथ लूथर के कैसल की तरफ निकल जाते हैं। शू एक्सप्लेन करता है कि लूथर को 6 सुप्रीम्स कंट्रोल करते हैं, जिसमें से 4 लोग पीच, बैरन, पैरेक्स और प्रिंसेस फिन खुद है। एरो और डॉक्टर सोला वहीं पर रुककर दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगे। सोला ने खुद एरो के साथ रुकने के लिए कहा। लूथर में जोरों शोरों से इनका स्वागत किया जाता है। दूसरी तरफ ज़ेत्सु रेका बॉर्डर पर एक आदमी से मिलता है और उसे लूथर पर अटैक करने की बात करने लगता है। विलेजर्स के लिए लूथर में दावत का इंतजाम किया जाता है और विलेजर्स भी उसके खाने पर टूट पड़ते हैं। एरो की सारी कोशिशों के बावजूद दीवार पर कोई असर नहीं हो रहा था। खाना खाते हुए एरो सोला से कहता है, मैं विलेजर्स की मदद करना चाहता हूँ,
लेकिन फिलहाल मुझे मेरे बारे में सिर्फ इतना पता है कि मैं दीवार की दूसरी तरफ से आया हूँ। अगर मैंने इस बात को कहीं जाने दिया तो मैं अपनी पहचान खो दूंगा। वैसे तुम बताओ, तुम लूथर क्यों नहीं गए? कोई खास वजह? इससे पहले कि सोला कोई जवाब दे पाता, प्रैक्स फुल स्पीड में वहां आ टपकती है। प्रैक्स को देखते ही सोला चुप हो जाता है। वो एरो से अपने साथ चलने के लिए कहने लगी, लेकिन एरो साफ मना कर देता है। प्रैक्स उसे मारपीट करने की जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन एरो अपने क्लोज बनाकर किसी तरह प्रैक्स को पकड़ लेता है। तुम्हारा ब्राई हाइट उड़ सकता है ना, तो चुपचाप मुझे दीवार के पास पहुंचा दो, वरना मैं तुम्हें यहाँ से नीचे गिरा दूंगा और तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तो तुम मेरी मदद से दीवार को पार करना चाहते हो? तो चलो आज मैं तुम्हें इस आसमान की सच्चाई दिखाती हूँ। दीवार के ऊपर कई सारे ड्रोन्स पहरा दे रहे थे। ड्रोन्स देखकर एरो हैरान रह जाता है। पहली बार मुझे भी इतनी ही हैरानी हुई थी। मुझे लगा था कि दीवार पर चमकने वाले तारे बर्फ के टुकड़े होंगे, लेकिन वो ड्रोन्स की रिफ्लेक्शन थी। ना ही तुम इस दीवार को तोड़ सकते हो, ना ही उसे पार कर सकते हो। असल में इस वॉल को सील किया गया है। तो अब चुपचाप मेरे साथ लूथर चलो। कभी नहीं। एरो वहां से भागने लगता है, लेकिन प्रैक्स उसे पकड़ लेती है। यहाँ बैरन और पीच शू को रेखा की सीक्रेट्स के बदले में एक लेबोरेटरी देने का ऑफर देते हैं, लेकिन शू उल्टा उनसे ही सीक्रेट्स के बदले में बिना बाइंड वार्पर का अपग्रेड करने का तरीका पूछ लेता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपने प्रैक्स के बाइंड वार्पर में उड़ने की एबिलिटी बाद में ऐड की थी। प्रैक्स ने पहले भी रेखा से कई बार फाइट की थी, लेकिन हमने कभी भी उसे ब्राइहाइट उड़ते नहीं देखा। और ये एबिलिटी फिलहाल सिर्फ प्रैक्स के पास ही है, क्योंकि अगर ये किसी और के पास होती तो हमें बैटलफील्ड में ऐसा कुछ देखने को जरूर मिलता। तो अब बताइए कि आपको क्या सौदा मंजूर है? बेट एरो के प्रैक्स के साथ देख लेता है। असल में शू ने उसे पहले वार्न किया था, प्रैक्स एरो को इतनी आसानी से अकेला नहीं छोड़ देगी। पूरे चांसेस है कि वो एरो को जबरदस्ती यहाँ लाने की कोशिश करेगी। बिट शू को पूरी बात बता देता है और वो किसी बहाने यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। आपको भरोसा दिलाने के लिए मैं आपको वॉरशिप के डायग्राम भी दे सकता हूँ। ठीक है, आप हमारे कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले जाइए, हम आप पर कोई खतरा नहीं आने दे सकते। जैसे ही शू बाहर निकलता है, बिट उसके साथ अपने गार्ड्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उल्टा वो ही उसे ही लपेट देते हैं। मौका पास आते ही शू ने शॉक से बेहोश कर देता है और ये दोनों एरो को ढूंढने निकल जाते हैं। एरो को एक लेबोरेटरी में बंद कर रखा गया था और एक साइंटिस्ट पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। प्रैक्स भी वहाँ मौजूद थी। वो एरो से कहती है, तुम्हारे ब्राइहाइट कन्विक्शनलेस हैं, जो कि आमतौर पर नामुमकिन है। अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हें कैसे किया है, तो हम लोग उन लोगों के लिए ब्राइहाइट बना पाएंगे जो खुद नहीं बना सकते। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देता है, लेकिन उसके पहले वो वार्निंग देता है, यह एक्सपेरिमेंट हद से ज़्यादा दर्दनाक होने वाला है, लेकिन चिंता मत करो, तुम जिंदा रहोगे। ये कहते हुए वो दोनों इलेक्ट्रोड्स एरो के शरीर में चुभाने लगता है। तब तक बिट और शू भी वहाँ पहुँच गए और एक लाल बटन को गन की मदद से दबाकर एरो को छुड़वा लेते हैं। शू बॉम्ब की मदद से पूरे रूम को धुएं से भर डालता है और मौके का फायदा उठाकर एरो वहाँ से निकल गया, लेकिन प्रैक्स भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाती है। प्रैक्स और एरो के बीच लड़ाई होने लगी, पर इस लड़ाई के बीच प्रैक्स का मास्क गिर गया। और हमें पता चल जाता है कि इतनी देर से वो मास्क के पीछे प्रैक्स नहीं बल्कि प्रिंसेस फिन थी, जो अपने नॉर्मल शांत स्वभाव से काफी अलग लग रही थी। तुम मेरा सीक्रेट जान चुके हो, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। एरो फाइन पर अटैक नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो विलेजर्स पर भी खतरा आ सकता था। ये तीनों उसे बचाकर भाग ही रहे होते हैं। फाइन इनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। तभी प्रैक्स फाइन के सामने आ खड़ी होती है। आप कैसल में जाइए, ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? जी नहीं, मैं तो बस आपका काम आसान कर रही हूँ। फाइन वहां से चली जाती है। एरो को पता था कि अगर उसने प्रैक्स से लड़ने की कोशिश करी तो ज्यादा चांसेस है कि वो हार जाएगा, इसलिए वो ब्राइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होकर बिट और शू का साथ लेकर वहां से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ फाइन अपने रूम में पहुंच गई और अचानक से वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, यहाँ तक कि उसे अपने किए पर दुख भी हो रहा था। इन सबसे अनजान एटली और एल्शा प्रैक्स और एरो को लड़ते हुए देख लेते हैं। तभी कुछ ऑफिशियल्स उन दोनों से बात करने के लिए आगे आ जाते हैं। एरो प्रैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी लिमिट्स को पुश करने की वजह से उसका ब्राइहाइट गायब हो गया। प्रैक्स अपनी तलवार के साथ इनकी तरफ बढ़ी रही थी, लेकिन तभी डॉक्टर सोला वहां आ जाता है। रुक जाओ प्रैक्स, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तुम इतने वक्त से एजर विलेज में छुपे हुए थे? तुमसे बड़ा कायर मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ मैं मानता हूँ मैं कायर हूँ, और आज प्रिंसेस की जो भी सिचुएशन है उसकी वजह मैं ही हूँ, इसलिए मैं क्योर ढूंढने के लिए यहाँ से भागा था और इन लोगों से मिला। शू की इंटेलिजेंस और एरो की स्पेशल एबिलिटीज की मदद से हम प्रिंसेस को ठीक कर सकते हैं। एरो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसकी कन्विक्शन से मिटा सकती है, इसलिए हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। प्रिंसेस ने मुझे इन्हीं काम करने के ऑर्डर दिए हैं और मुझे ये करना ही होगा। सोला एक फ्लैश की मदद से उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। प्रैक्स विलेजर्स को कैद में रखने का ऑर्डर देती है। ये चारों एक सेफ जगह पर छुप गए। सोला अपने बारे में बताना शुरू करता है। मेरा नाम वॉर्नर कॉर्नेट है, मैं 6 सुप्रीम्स में से एक हुआ करता था। 5 साल पहले एम्परर की सडन डेथ की वजह से हमें नए सक्सेसर चुनना पड़ा, जिसमें से फाइन भी थी। उसे एम्परर बनने न बनने से वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक सीधी सादी प्यारी सी लड़की थी। उस वक्त प्रैक्स की बर्ड्स पर राइड करने की ट्रेनिंग कर रही थी। फाइन ने एक दिन रिक्वेस्ट की कि उसे भी प्रैक्स की तरह आसमान की सैर करनी है। प्रैक्स मान जाती है और एक दिन प्रैक्स उसे अपने साथ काइट पर उड़ने के लिए ले जाती है। मुझे लगा किसी बर्ड ने प्रैक्स पर अटैक कर दिया था, इसलिए मैंने उस पर शूट कर दिया। प्रैक्स ने मुझे कभी माफ नहीं किया
उसे हमेशा यही लगता रहा कि मैंने उसे जानबूझकर शूट किया था। फाइन प्रिंसेस बन गई और कुछ वक्त बाद उस एक्सीडेंट की वजह से फाइन के अंदर एक स्प्लिट पर्सनालिटी बन गई, जो उसकी असली पर्सनालिटी से बिल्कुल ज़्यादा अलग थी। लेकिन उसकी ये पर्सनालिटी सिर्फ मेरे और प्रैक्स के सामने बाहर आती है। मैंने प्रैक्स से कहा भी था कि हमें सबको ये बात बता देनी चाहिए, लेकिन प्रैक्स ने मुझे रोक दिया क्योंकि फाइन को प्रिंसेस की प्लेस से हटा दिया जाता। एक दिन मैंने पीच और बैरन को इस बारे में बताने की कोशिश करी, लेकिन उसी दिन मेरे खाने में जहर मिला हुआ था। ये प्रैक्स ने किया था और वो मुझे मारना चाहती थी। बस वॉर्न कर रही थी अगर मैंने किसी को बताने की कोशिश की तो वो किस हद तक जा सकती है। मैं उसी दिन लूथर से भाग गया और प्रिंसेस के लिए क्योर ढूंढने लगा। वैसे फिलहाल हमें सो जाना चाहिए, कल सुबह ही अब कुछ किया जाएगा। दूसरी तरफ ज़ेत्सु कई से मिलने के लिए जाता है। कई तुमने देखकर मुझे लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग कामयाब रही। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम सभी लोगों को एक स्टेडियम में देख पाते हैं। ज़ेत्सु रिबेल के लीडर लूका को अपने साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है। अगर तुम जीते तो तुम्हें रेका एम्परर बना दिया जाएगा। इस फाइट में तुम्हें एक ब्लाइंड वार पर दिया जाएगा और मैं अपने वेपन से लड़ूंगा। फाइट स्टार्ट होती है और ज़ेत्सु बहुत ही आराम से लूसा को हरा देता है। काई इसी इंस्पिरेशन बना लेता है। मैं भी अपनी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि कोई मुझे हरा ना पाए। रेन ये सब देखकर काफी घबरा रही थी, लेकिन काई उसे कहता है अब तुम मुझे असिस्ट कर रही हो, इसलिए ये सब अब तुम्हारे किए आम होने वाला है। असल में रेन और काई समझ चुके थे कि शू काफी टाइम से ये प्लान कर रहा था, इसलिए उसने काफी पहले से ही रेन को हिंट्स देने शुरू कर दिए थे कि वो बॉम्ब्स को कहाँ छुपा सकता था, ताकि रेन खुद को बेगुनाह साबित कर सके। लेकिन फिर भी ये दोनों शू के खिलाफ थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि शू अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहा है। काई इस बात से खुश था कि अब रेका लूथर पर अटैक करने वाला है, जिसका मतलब ये था कि शू से अपना बदला ले सकता है। विलेजर्स को जेल में बंद कर दिया जाता है, सारे विलेजर्स को कैद कर लिया जाता है और उनसे उनके बर्ड वार्पर्स भी छीन लिए जाते हैं। ज़ेत्सु फाइन को वॉर के लिए चैलेंज करता है और एक दिन का वक्त देता है डिसाइड करने के लिए कि लूथर वॉर लड़ेगा या बिना वॉर के ही खुद को सरेंडर कर देगा। लेकिन उसी मोमेंट पर फाइन की स्प्लिट पर्सनालिटी उस पर हावी होने लगी और वॉर एक्सेप्ट कर ली। ये पहली बार था जब उसकी पर्सनालिटी प्रैक्स और वार्नर के अलावा किसी और के सामने आई। फाइन पूरी तरह से अपने एविल सेल्फ के कंट्रोल में थी। वो सभी को वॉर के लिए प्रिपेयर होने को कहती है और पब्लिक के सामने वॉर की अनाउंसमेंट कर देती है। वार्नर सबके लिए खाना लेकर आता है और उन्हें वॉर के बारे में बताता है। प्रैक्स ने अपने स्पेशल ट्रेन को यूनिट के इनके पीछे लगा रखा था। वार्नर को फॉलो करते हुए प्रैक्स की स्पेशल यूनिट का एक सोल्जर भी वहां जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता एक क्लाउन वहां जाती है, जिसे देखकर वो सोल्जर वहां से भाग गया। क्लाउन और वार्नर एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। वो उसे किसी से मिलाने के लिए ले जाने लगती है। शू 16 से पूछता है आखिर है कौन जो हमसे मिलना चाहता है। 16 बताता है ये एक ऐसा इंसान है जिसकी बात हमें ना चाहकर भी माननी होगी। 6 सुप्रीम्स में से एक इलेक्ट सुप्रीम रुडोल्फ। ये लोग रुडोल्फ के पास पहुंच जाते हैं। रुडोल्फ से मिलकर एरो को कुछ अजीब सा लगा था, जिसे वो सबके सामने जाहिर भी कर देता है। माफ कीजिएगा पर मुझे आपसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। अचानक से रुडोल्फ की बॉडी एक फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। कुछ देर में रुडोल्फ पहले जैसा हो गया। वो बताता है कि वो जब भी सीरियस होता है तब उसकी बॉडी से बहुत खतरनाक एनर्जी निकलती है। उसे आज तक खुद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो इसका रीजन नहीं बताता। उसी वक्त पीच भी वहां आ जाता है। पीच रुडोल्फ को ग्रीट करते हुए कहता है सर मैं आपको एक बहुत जरूरी खबर बताने आया हूँ। हाँ यही ना कि फाइन के स्प्लिट पर्सनालिटी ने वॉर के लिए हाँ कह दी है। मुझे लगा था फाइन इस पोजीशन के लिए सबसे सही होगी, इसलिए मैंने उसकी जान बचाने के लिए अपना ब्लड दिया था। तभी तो बाकी सक्सेसर्स यहाँ मेरी सेवा कर रहे हैं। तब इनका ध्यान कुछ अधमरे पड़े हुए लोगों पर जाता है। वैसे तो रूल था कि जो सक्सेसर्स नहीं चुने जाते उन्हें खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन मैंने उन पर दया खाकर उन्हें सेवक बना लिया। एरो गुस्से में बोल पड़ता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब तुम्हारे ब्लड की वजह से ही हो रहा है? हाँ ऐसा हो सकता है। वार्नर को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ये बात आपने हमें आज तक क्यों नहीं बताई? क्योंकि किसी ने कभी मुझे पूछा ही नहीं। तब पीच भी बीच में बोल पड़ता है वैसे मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को प्रिंसेस से नहीं बचा पाया। सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं कि कैसे फाइन ने सभी विलेजर्स को कैदी बनाकर एल्शा को प्रैक्स से लड़ने के लिए फोर्स कर रही थी, क्योंकि जब तक एल्शा जिंदा थी उसके अलावा और कोई भी वॉरशिप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। साथ ही उसे ये ऑफर भी दिया जाता है कि अगर वो प्रैक्स को हरा देती है तो सारे विलेजर्स को फ्री कर दिया जाएगा। रुडोल्फ एरो और उसके साथियों को जाने देता है। वो पीच को बताता है कि अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो वो आसानी से फाइन को रिप्लेस कर सकते हैं। रास्ते में इन्हें और भी गार्ड्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से एरो को दोबारा ब्राइहाइट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। दूसरी तरफ एल्शा फाइन की शर्त मान जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। फाइट स्टार्ट होती है। जैसा लग रहा था कि प्रैक्स एल्शा पर भारी पड़ रही थी। प्रैक्स के गार्ड्स ने एरो को पूरी तरह से घेर लिया और क्योंकि उसने बाकी सबको ब्राइहाइट के कैबिनेट में रखा हुआ था, इसलिए वो अपने क्लोन्स भी बना सकता था। एरो को जल्द से जल्द विलेजर्स के पास पहुंचना था और उसे इस सिचुएशन से निकलने का और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगर आज मैं अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया तो मैं कभी खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तभी अचानक से उसके पंख निकल आते हैं और जिसे देखकर सोल्जर्स तक हैरान रह गए। इसके बाद एरो सीधा फाइट के बीच में पहुंच जाता है। एरो एल्शा की मदद करने के लिए कहता है, लेकिन एल्शा साफ मना कर देती है। मैं फाइन की शर्त को पूरा करके अपने लोगों को आज़ाद करवाना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं हार जाऊंगी। ये सुनकर एरो उसकी हिम्मत की दाद देता है
और एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहली बार था कि जब कोई अपने प्राइहेड की शेप चेंज कर पाया था। वो एल्शा को ये स्वॉर्ड यूज करने को कहता है, लेकिन उसके लिए स्वॉर्ड काफी भारी थी, इसलिए एरो से स्पीड बढ़ाकर उसके काम भी आसान कर देता है। प्रैक्स को लगा था कि वो एल्शा को आसानी से हरा देगी, लेकिन अब एल्शा उस पर भारी पड़ने लगी थी। स्वॉर्ड की मदद से एल्शा प्रैक्स को हरा देती है। प्रैक्स की जान खतरे में देख फाइन की असली पर्सनालिटी बाहर आ गई, लेकिन प्रैक्स अभी भी जिंदा थी क्योंकि उसे एक तरीके से एरो नहीं हरा पाया था। जैसे ही सबको लगने लगा कि फाइन नॉर्मल हो चुकी है, वैसे ही उसकी एविल पर्सनालिटी दोबारा उस पर हावी हो जाती है। यहाँ सोलर फाइन को बताता है कि सब रुडोल्फ ब्लड की वजह से हो रहा है, जिसे सुनकर प्रैक्स भी हैरान रह गई। असल में किसी को ये पता ही नहीं था कि सर्जरी के वक्त फाइन को रुडोल्फ ने अपना ब्लड दिया था। फाइन अब खुद ही इन सबको खत्म कर देना चाहती थी, इसलिए वो बाइंड वार्पर पहनने लगती है। लेकिन वार्पर पहनते ही असली फाइन वार्पर की पावर्स को यूज करके एविल सेल्फ को बाइंड वार्पर में सील कर देती है। फाइन सभी से अपने किए की माफी मांगती है और उसके सिचुएशन को समझते हुए सब उसे माफ भी कर देते हैं। वहाँ रुडोल्फ ये सब देखकर काफी हंस रहा था और हम देख पाते हैं कि ये सब उसी की वजह से हो रहा था। फाइन वॉर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं था, इसलिए वो विलेजर्स को जाने के लिए कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई उसकी वजह से बेगुनाह नुकसान पहुंचे। लेकिन एल्शा उसे वादा करती है कि वो लोग उसे अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे और वॉर में उसकी पूरी मदद करेंगे। अब वॉर का दिन आ जाता है और रे का आर्मी पूरे जोश में लूथर की तरफ निकल पड़ती है। निकलते हुए काई रेन को भी एक वार्पर देता है। यहाँ फाइन डिसाइड करती है कि वो पब्लिक को अपनी स्पिरिट पर्सनालिटी के बारे में सब बता देगी। मेरी वजह से इतने सारे लोगों की जान खतरे में आ गई, मैं लोगों को और धोखे में नहीं रखना चाहती। ये लड़ाई हम लूथर के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। आखिर इनका हक बनता है कि अपनी राजकुमारी के सच को ये लोग भी जाने, लेकिन पीच उसे ऐसा ना करने के लिए फोर्स करता है। वो उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है कि लोग सच जानने के बाद पैनिक करने लगेंगे और वगैरह वगैरह, और एक लीडर होने के नाते उसे सिर्फ वॉर पर फोकस करना चाहिए। फाइन को उसकी बात माननी पड़ती है। तब हम देख पाते हैं कि पीच ये सब रुडोल्फ के कहने पर कर रहा था। शू और साइंटिस्ट डिमाइन बाइंड वार्पर्स तैयार कर रहे थे। यहाँ शू को पता चलता है कि लूथर आर्टिफिशियल बाइंड वार्पर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डिमाइन हर वार्पर बनाने में फेल हो जाता है। शू उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है और वार्पर प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे ही डिमाइन का ध्यान कंप्यूटर की तरफ गया, शू चुपके से एक वार्पर उठा लेता है। सारे ऑफिशियल्स वॉर की प्लानिंग कर रहे थे। तभी प्रैक्स बताती है रेका की आर्मी लूथर किंग की आर्मी से 3 गुना बड़ी है। बैरन का अंदाजा था कि रेका सोएब रीजन के अटैक करेगा क्योंकि लूथर के बॉर्डर का वही रीजन सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। शू उसकी बात काट देता है। मुझे लगता है रेका वियोला रीजन से अटैक करेगा क्योंकि वियोला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉर्डर एरिया है। ज़ेत्सुल इंग्लैंड को दिखाना चाहता है कि कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो तो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट को ही चुनेगा। साथ ही हम वॉरशिप के साथ सीओबी के गार्ड करेंगे। अगर उन्होंने वहाँ से अटैक किया तो हम उन्हें संभाल लेंगे। पीच को छोड़कर सभी इस बात से सहमत थे। ये सब भी वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रैक्स सोला को फाइट में पार्टिसिपेट करने के लिए कहती है, लेकिन सोला इनकार कर देता है। मुझे नहीं लगता मैं दोबारा किसी से लड़ पाऊंगा। जिस दिन मैंने गलती से तुम्हें शूट किया था, उस दिन के बाद मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाया। अगर ऐसा है तो तुम्हें अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए, ना कि एक कायर की तरह तमाशा देखना चाहिए। प्रैक्स उसके मुंह पर वार पर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में शू एरो को आइडिया देता है कि इस फाइट के बाद रेका और लूथर दोनों ही बराबर हो जाएंगे। अगर तुम लिंक ब्लैंड के एम्परर बन जाओ तो शायद तुम दोनों नेशंस को मिलाकर वॉल को तोड़ सकते हो। तुम्हारा आइडिया अच्छा है, लेकिन फिलहाल हमें काई से निपटना है। तुम सीबीओ इसलिए जाना चाहते हो ना क्योंकि तुम जानते हो कि वहाँ पर काई होगा। हाँ बिल्कुल सही। वियोला में वॉर स्टार्ट हो जाती है और फाइन इन पर नजर रखे हुए थी। वॉरशिप भी सीओबो तक पहुंच जाती है, जहाँ पर रैन और काई बराबरी से इनका इंतजार कर रहे थे। इन्हें देखते ही गार्ड शिप पर अटैक करते हैं, लेकिन शू और बिट चिप्स कैनन्स की मदद से सारे गार्ड्स को रोक देते हैं। रैन और काई डिसाइड करते हैं कि रैन एरो को संभालेगी और काई शू को ढूंढेगा। और अब एरो रैन से फाइट कर ही रहा था, लेकिन साथ में वो काई भी शू तक पहुंचने से रोक देता है। शू और एरो दोनों जानते थे कि काई को जमीन पर हरा पाना काफी मुश्किल है, इसलिए दोनों एक प्लान बनाते हैं। एरो काई को हवा में कुछ ऊंचाई पर लेकर छोड़ देगा। शू काई पर लगातार कैनन से अटैक करता है और ये साइकिल वो लोग तब तक रिपीट करते हैं जब तक काई पूरी तरह से थक ना जाए। यहाँ पे पता चलता है कि रेन को गुस्सा इस बात का था कि एरो की वजह से काई ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। अगर वो ना होता तो शू इन्हें छोड़कर नहीं जाता और काई को भी इस पर फाइनल अटैक करके उसे वार्पर को तोड़ने वाला था। लेकिन तभी रेन उसके सामने आ जाती है और काई की जगह उसका वार्पर टूट जाता है। रेन सीधा एरो के ब्राई हेड पर लैंड करती है। उसकी कमर पर बॉम्ब थे और उसके हाथ में एक बटन था जिसे दबाकर वो अपने साथ एरो को भी खत्म कर देना चाहती थी। काई भी रैन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती। अगर मेरी जान सर काई के लिए जा रही है तो मुझे ये मंजूर है, लेकिन एरो अपना वार्पर निकालकर बटन में लगे वायर को तोड़ डालता है। रैन उसके एक चाकू से अटैक करती है, लेकिन एरो उसे भी डांटने लगा। क्या पागलपन है? अगर तुम किसी की मदद करना चाहती हो तो जिंदा रहकर करो। एक बार सोच कर देखो, तुम जिंदा रहते हुए कितना कुछ कर सकती हो। जिसके बाद एरो बाकी गार्ड्स को खत्म करने लगता है और काई वहाँ बेहोश होकर गिर पड़ता है। सीन्स वापस वियोला की तरफ आ जाते हैं, जहाँ पर प्रैक्स और उसकी आर्मर्ड डिवीजन रेका के जनरल्स की बराबरी टक्कर दे रहे थे। जेत्सु को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगी और वो खुद ही प्रैक्स पर अटैक कर देता है।
और वो भी उस वक्त जब प्रैक्स का उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं था। लेकिन उसने अटैक प्रैक्स को कैसल की बिल्डिंग तक पहुंचाने के लिए किया था। वो प्रैक्स के जरिए फाइन को चैलेंज करता है कि वो खुद बाहर आकर लड़े। एक गार्ड भागते हुए जेसो के पास पहुंचने लगा। जनरल काई हार गए हैं और अब वॉरशिप इस तरफ बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, अब मुझे भूख लग रही है। आर्मी को बता दो कि डिनर का वक्त हो गया है और अब ये वॉर कल कंटिन्यू होगी। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि ज़ेत्सु की ये एक चाल थी। दूसरी तरफ शू एरो से पूछता है उसने काई को मारा क्यों नहीं, जिस पर एरो जवाब देता है तुम्ही तो कहा था कि तुम्हारा दोस्त है, और वैसे भी अगर आगे चलकर मैं एम्परर बना तो मैं रेका से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहूँगा, और तुम्हें देख के ये भी लगता है कि तुम भी नहीं चाहते कि मैं काई को ख़त्म करूँ। सिटीजन्स प्रैक्स को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। शू एरो को बताता है कि उसका हाथ काफ़ी इंजर्ड होने की वजह से वो बिना लोगों को ख़त्म किए ब्राइहाइट्स को ख़त्म नहीं कर पाएगा। शू एरो की बिना किसी को नुकसान पहुंचाए ब्राइहाइट्स को ख़त्म करने वाले अटैक्स को सेबर्सलो का नाम दे देता है और ग्रेनेडर को ग्रेनेडर का नाम दिया जाता है। साथ ही वो एरो और एटली को आर्टिफिशियल ब्राइहाइट बनाने की प्रोसेस को समझाने की भी कोशिश करता है। ब्राइहाइट कन्वेक्शन पार्टिकल से बनते हैं। जब कोई ब्राइहाइट फाइट में सीन में हार जाता है और उसकी स्पिरिट उसमें मिल जाती है तो वो कन्वेक्शन पार्टिकल्स में तब्दील हो जाता है, इसलिए वो इंसान पूरी तरह से गायब हो जाता है। ये सुनते ही एरो खामोश हो गया और ये दोनों समझ जाते हैं कि एरो किसी की भी जान नहीं लेना चाहता था। लूथर ऑफिशियल्स प्लान बनाते हैं कि वो रेका आर्मी को एक कैनन के बीच लेकर माउंटेन्स को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे रेका आर्मी वहीं फंस जाएगी। इस दौरान सिटीजन्स भी कैसल के गेट पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो रोकने की मांग करने लगते हैं। फिन उन्हें खुद समझाने के लिए जाती है, देखिए मुझे पता है कि आप सबको चिंता हो रही थी, लेकिन आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हम ये वॉर नहीं हारेंगे। हमारा नेशन प्यार, भरोसे और सपनों की बुनियाद पर बना है। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि रेका आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उसकी बात सुनकर सभी शांत होकर वापस लौट गए। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि सिटीजन्स को प्रिंसेस पर कितना ज्यादा भरोसा था। प्रैक्स को बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी हालत देखकर ही लोग डर रहे थे। रैन पूरे जी जान से ट्रेनिंग कर रही थी और वो भी बिना अपनी सेफ्टी की परवाह किए हुए। तभी वहाँ ज़ेत्सु आ जाता है। वो रैन की डेडिकेशन देखकर काफी खुश था, लेकिन वो रैन को टेस्ट हारने के लिए एक चैलेंज देता है। रैन को एक फैब्रिक में बांधकर झरने के नीचे फेंकना था और उसे चैलेंज करता है, अगर तुम कल तक जिंदा बची रही तो वॉर एरिया में आ जाना। रैन एक बार को तो हिम्मत हार जाती है, लेकिन तभी उसे शू की याद आई, मैं तुम्हें तुम्हारे धोखे की सजा दिए बिना नहीं मर सकती। ये कहते हुए वो एक ब्रांच को अपने दांतों से पकड़ लेती है। काई के टेंट के बाहर कुछ सोल्जर्स उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे क्योंकि आज वो वॉरशिप से हार गया। काई को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। यहाँ एटली एल्शा को एरो की जिंजरी के बारे में सब कुछ बता देती है और बिट बाहर खड़ा ये सब सुन लेता है। वो सीधे शू के पास जाता है और उसे वार पर मांगने लगता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि शू ने चुरा कर उसे कोई वार पर जरूर रखा होगा। शू मुझे एक वार पर चाहिए, मैं तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ। एरो इंजर्ड है, इसलिए मैं भी फाइट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन शू उसे बहाना बताकर वहाँ से भेजने लगता है। बिट इस बात से निराश हो गया, इसलिए शू से समझाने की कोशिश करता है, देखिए कैप्टन, आप हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप हमारे सीक्रेट वेपन है। ये सुन के बिट वहाँ से खुशी खुशी चला गया और एरो वहाँ आ गया। एरो शू से पूछता है, तुम्हारे लिए वॉर जीतना इतना ज़रूरी क्यों है? उसकी बात सुनकर शू हंसने लगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सारी चीजें लूथर के प्लान के मुताबिक चल रही थी। बिट ग्रेनेडर के कैनन्स को यूज करने में काफी माहिर हो गया था और ये लोग सक्सेसफुली रेका आर्मी को कैनन तक ले जा रहे थे। तभी इनके सामने काई आ जाता है और उसकी हालत अभी भी काफी खराब थी। एटली अकेले ही उसे पीटने लगी। एल्शा भी उसे ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन शू उसे रोक देता है क्योंकि उसके बिना ये लोग ग्रेनेडर को मैक्स स्पीड पर ले जा नहीं सकते थे, ना ही कैनन्स का यूज कर सकते थे। एरो भी उस पर थोड़ा हाथ साफ कर लेता है और फिर ये लोग लूथर की फोर्स के भरोसे छोड़ देते हैं। प्रैक्स को डर था कि कहीं ज़ेत्सु दोबारा यहाँ पर ना आ जाए, इस वजह से वो फाइट पर अच्छे से फोकस नहीं कर पा रही थी। रैन भी अब वापस आ गई और ज़ेत्सु खुश होकर उसे वार पर दे देती है। रैन टाइम पर पहुंचकर काई को बचा लेती है। खुद को इतना टॉर्चर करने के बाद रैन की कन्विक्शन और भी स्ट्रांग हो गई थी और वो उसके पास उड़ने की एबिलिटी भी आ गई थी। रैन अपने और काई के ब्राइहाइट को कंबाइन करने के लिए कहती है, जिससे काई भी उड़ पाएगा, लेकिन अब काई पूरी तरह से हार मान चुका था। अब उसमें लड़ने वाली पावर नहीं बची थी। रैन ये देखकर काफी निराश होती है और काई से बहुत उल्टा सीधा सुना देती है, जिससे काई दोबारा कॉन्फिडेंस के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो गया। ये दोनों अपने अपने ब्राइहाइट्स को कंबाइन करने लगते हैं और ग्रेनेडर की तरफ निकल जाते हैं। ग्रेनेडर और प्रैक्स आर्मर्ड डिवीजन प्लान के लास्ट स्टेज पर थे। अब उन्हें बस कैनियन से बाहर निकलकर ब्लास्ट करना था, लेकिन तभी काई वहां आ गया और अब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया था कि एरो भी उसके सामने नहीं टिक पाता। यहाँ तक कि वो शिप कैनन के अटैक्स को भी डॉज कर देता है और सीधा एल्शा को ग्रेनेड से निकालकर बाहर फेंक देता है। शू काई को रोकने की कोशिश करता है। काई, तुम्हारा दुश्मन मैं हूँ। नहीं, मेरे दुश्मन तुम नहीं, एरो है, क्योंकि अगर वो खत्म हो जाएगा तो उसके साथ साथ वर्ल्ड के सच को जानने के तुम्हारा सपना भी खत्म हो जाएगा। ये कहकर वो सीधे एरो की तरफ बढ़ जाता है। शू उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो अब तुम पहले जैसे हो गए हो, या शायद उससे भी बेहतर। एरो और काई में फाइट शुरू हो गई और एरो गलती से अपने इंजर्ड हाथ पर ज्यादा फोर्स डाल देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में बहुत तेज दर्द होने लगा और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।